चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। आज जो अपने शुरू करने जा रहे हैं उसका संबंध क्या है, करंट जीके से है। और करंट जीके में कुछ परिवर्तन हुआ है और उस परिवर्तन पर हम बात करेंगे, लेकिन उस परिवर्तन को समझने के लिए हमें थोड़ा इसके बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा, ठीक है। और बैकग्राउंड के लिए हमें औद्योगिक नीतियों की तरफ जाना पड़ेगा। तो हेडिंग डाल दीजिए औद्योगिक नीतियां। औद्योगिक नीतियां, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, आप इसको आईपी कह सकते हो। इसी को आधार बनाकर मैं जो परिवर्तन हुआ है कंपनियों के अंदर उस पर बात करूंगा। औद्योगिक नीतियां, आईपी। यदि हम औद्योगिक नीतियों को देखें तो 3 औद्योगिक नीतियां हमारे सामने आई हैं। आपको पता होना चाहिए पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी। वैसे तो देखिए कुछ चीज़ें आपको जानकारी में रखनी है, लेकिन जो लेटेस्ट होता है भाई, वर्तमान में क्या चल रहा है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। 48 में हम क्या करते थे, ठीक है, एक बेसिक चीज़ हमारे सामने हो वो एक अलग बात है। तो 3 प्रकार की औद्योगिक नीतियां हमारे सामने आई हैं। एक लाइन लिख दीजिए, 3 प्रकार की औद्योगिक नीतियां। 3 प्रकार की औद्योगिक नीतियां। तीन प्रकार की औद्योगिक नीतियां। सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मैं आईपी शब्द इस्तेमाल करूंगा, आप समझ जाओगे। ये पहली थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी फर्स्ट। ये 1948 के अंदर आई थी। इस पे देखिए आपके यही क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे पहले औद्योगिक नीति कब बनी थी, तो 48 के अंदर बनी थी, ठीक है। इस पे ज़्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई दूसरी, ये 1956 में बनी, 1956 के अंदर, 1956 में। देखिए ये जो है इसे कहते हैं भारत में औद्योगिक विकास का मिनी संविधान। ये अच्छा क्वेश्चन है। औद्योगिक विकास का मिनी संविधान, छोटा संविधान बोलते हैं, स्मॉल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। और ये जो औद्योगिक नीति थी, आप जानते हो इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। लिख दीजिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना का हिस्सा थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का हिस्सा थी। अब यदि मैं कहूं कि इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या रही, प्रमुख विशेषता रही इसकी PQL। PQL ये इसकी प्रमुख विशेषता रही। P का मतलब क्या होता है? P का मतलब है परमिट। इन्हीं शब्दों से आप समझ जाओगे, परमिट। और Q का मतलब होता है कोटा। कोटा। L का मतलब होता है लाइसेंस। लाइसेंस, परमिट, कोटा, लाइसेंस। आप हिंदी में भी लिख सकते हो इसको, परमिट, कोटा, लाइसेंस।
मैं मान के चलता हूं कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी भी इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या चीज़ें रखी गई, किस तरीके का इसकी थीम रही होगी इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। मतलब आपको परमिट लेनी पड़ेगी। परमिट का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आप कोई उद्योग खोलते हो तो आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी, परमिट लेनी पड़ेगी, और परमिट लेने के लिए जो प्रावधान थे वो बहुत बड़े थे और जटिल थे। इतनी आसानी से परमिट भी नहीं मिलती थी, ठीक है ना। जैसे वर्तमान में यदि आप देखो कि आप कोई पिस्टल खरीदना चाहते हो, ठीक है ना, पिस्टल खरीदना चाहते हो तो आप खरीद के देख लीजिए। लाइसेंस बनाने वाला काम नहीं है यहाँ कि आपको जैसे लाइसेंस होता है ना, बन जाता है आसानी से अपने यहाँ पर व्हीकल का लाइसेंस, वैसे नहीं मिलता आपको। सरकार बहुत सख्त है इस पर, इसके नियमावली बहुत सख्त है, राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा सख्त है। तो अनुमति नहीं मिलती थी, या आप ये कह सकते हो कि अनुमति की प्रक्रिया कैसी थी, जटिल थी, तो लोग थोड़ा झिझकते भी थे। और कोटा, अब इसमें क्या था, यदि परमिट मिल गई तो आपको एक कोटा रखना पड़ता था। मतलब जैसे मान लीजिए किसी भी तरीके के, मान लो सरकार का हिस्सा होता, भाई इतना आपको हमें देना पड़ेगा, इतना टैक्स देना पड़ेगा, ये सारी बातें होती। और कोटा किस रूप में भी हो जाता, जैसे मान लीजिए मैंने कोचिंग संस्थान खोला, परमिट ले ली, तो सरकार ने कहा कि हमारे 25 स्टूडेंट आपके यहाँ आने चाहिए, हमारी तरफ से 25 स्टूडेंट को आप फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाइए, ये हमारा कोटा रहेगा। ये कोटा होता है। तो अब जैसे मान लीजिए मैं अपना बिजनेस स्थापित कर रहा हूँ, मैं कोचिंग सेक्टर खोल रहा हूँ, तो मेरे कोई कह दे कि 25 स्टूडेंट हमारे बैठेंगे, तो मेरे लिए वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे मेरे लिए तो सरदर्दी होगी ना, मुझे तो उसके लिए रखना पड़ेगा ना, उसका खर्चा कौन देगा? मैं। समझे ना बात को? तो ये कोटा रखना पड़ता था। लाइसेंस लेना पड़ता था। अब लाइसेंस तो अब भी कई दायरे में आते हैं, लाइसेंस के दायरे में। जैसे एक आसान सी बात करें, दिवाली का जब त्यौहार आता है तो क्या आप पटाखों की दुकान खोल सकते हो क्या? नहीं खोल सकते। पटाखों की दुकान खोलने के लिए आपको परमिट लेनी पड़ती है, नहीं तो नहीं खोल सकते आप। समझे ना बात को? अनुमति लेनी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अफीम की खेती कर सकते हो क्या? खेत आपका है, ज़मीन आपकी है, आप मालिक हो, नहीं कर सकते। तो उस वैसा कोई करना है तो आपको परमिट लेनी पड़ती है, ठीक है ना, लाइसेंस लेना पड़ता है, उसका कोटा होता है। तो आप थोड़ा सा ये कह सकते हो कि थोड़ी प्रक्रिया जटिल थी, लोग उद्योगों की तरफ आना कम करते थे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार लाना नहीं चाहती थी, सरकार की अपनी मजबूरियां होती थी, सरकार के पास पैसा नहीं था, कहाँ से करते सरकार, इनकम नहीं थी सरकार की, भारत के पास पैसा नहीं था, इतना पूंजी नहीं थी, पूंजी का अभाव था, नियमावली भी बहुत कम थी। बाद में कानून बने, नई चीज़ें आई, लिबरलाइजेशन आया, तब जाके कोई सुधार हुआ। सिंपल सी बात है। आज जैसे आप इस संबंध में आप देखिए, सौर ऊर्जा नीति, भारत के पास सूर्य है, मेरे कहने का अर्थ ये है कि सूर्य ज़्यादा समय तक चमकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है। तो देखिए सोलर एनर्जी कितनी महंगी है। अब यदि हमारे पास टेक्नोलॉजी होती और हर घर यदि सोलर पैनल इस तरीके से लगा पाता जैसे कि वो मोबाइल खरीदता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि बिजली की बचत होती? हम जानते हैं सब चीज़ें, हम सब जानते हैं चीज़ें, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके कोई कारण होते हैं, ठीक है ना। इसको आप इस रूप में मत लेना कि सरकार ने किया नहीं होगा। स्थितियाँ होती है, अलग अलग स्थितियाँ होती है। गाँव में नहीं होता, गाँव में 3 बहनें होती है, पहले वाले को स्कूटर दिया, दूसरे वाले को मोटरसाइकिल दिया, तीसरे वाले को गाड़ी दी। होता है ना ऐसे, या नहीं होता? अच्छा, होता है क्या? फिर ठीक है। तो वो समय के आधार पर इसको देखिए। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे, इतना सही करना। अब आइए लेटेस्ट पे, भाई वर्तमान में कौन सी चल रही है? आईपी 3, औद्योगिक नीति 3। ये 1991 की है, 1991 की है, ठीक है ना। इसकी जो प्रमुख विशेषता रही, ये रही एलपीजी। एलपीजी 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 का मतलब क्या होता है?
लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो नहीं है ये वो नहीं है। कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से तो बोलोगे ही, क्योंकि आपने एलपीजी पढ़ा है तो आप वही बात करोगे, सर मैं तो इतना ही जानता था या इतनी जानती थी। वो कोई गलत नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात है कि बोले। एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, हिंदी में लिखना चाहो तो उदारीकरण, ठीक है। पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को आप कह सकते हो निजीकरण, निजीकरण, ठीक है। जी, जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, इसको कहते हैं वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। चले, आइए, बहुत आसान सी चीजें हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा लिबरलाइजेशन। आप जानते हो कि 1990 के बाद लिबरलाइजेशन का दौर आया, ठीक है ना, पीवी नरसिम्हा राव का काल था, ठीक है ना। इसको उदारीकरण बोलते हैं, उदारीकरण। उदारीकरण क्या होता है, ठीक है ना, कहते हैं ना ये बड़ा उदार है, ठीक है ना, सेंसिटिव नहीं, सेंसिटिव अलग चीज होती है। उदार का मतलब क्या है? हैं? सकारात्मक सोच होती है, बिल्कुल सही है, वो सही है। देखिए उदारवाद, जैसे अब आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, कर्ण जीके के अंदर एक चैप्टर और है अपने पास, ब्रिटेन में चुनाव। ब्रिटेन में जो चुनाव हुए हैं उसमें लेबर पार्टी आई है, ठीक है। वो लेबर पार्टी उदारवादी पार्टी है, उदारवादी पार्टी है, ये समझिए आप। लेबर पार्टी उदारवादी है, मैंने कई बार बताए भी आपको इन चीजों के बारे में। मतलब नियंत्रणों को स्थापित खत्म कर दिया गया, जो भी नियंत्रण थे, आपको जो करना है करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हालांकि ऐसा नहीं होता था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ऐसे चलता था, आज भी चलता होगा, कि माता पिता जो होते हैं वो बच्चे पर एक फिक्स कर देते हैं, तेरे को डॉक्टर बनना है, तेरे को इंजीनियर बनना है, तेरे को आईएएस बनना है, फिक्स कर देते थे। तो बच्चा वहीं पर स्थिर हो जाता है, ना ना मैं तो डॉक्टर ही बनना है। कि क्यों बनना है? क्योंकि डॉक्टर ने, मेरे पापा ने कहा है, ये होता था, तो वो नियंत्रण में रहता। अब चाहे उसको चित्रकारी आती, चाहे संगीत आती, उसको अपने उसकी शक्ति दमित हो जाती है। यहां कहा गया आप खुले हो, जो मर्जी है वो करो, जो आपको अच्छा लगे आप वो करो। विभिन्न प्रकार के नियंत्रणों को समाप्त कर दिया गया। तो इसमें लिख दीजिए एक लाइन, लिखिए विभिन्न नियंत्रणों को समाप्त करना, विभिन्न नियंत्रणों को समाप्त करना। जैसे लाइसेंस राज को समाप्त करना। ये जो लाइसेंस लेने की जो प्रक्रिया थी ना किसी भी काम के लिए, उसको क्या किया गया कि आपको लेने की जरूरत नहीं, आप काम करो। लाइसेंस राज को समाप्त करना, तो ये समाप्त कर दिया गया। लेकिन कुछ चीजें रखी गई, वो आपके क्वेश्चन के रूप में आती है। लिखिए वर्तमान में 4 क्षेत्र लाइसेंस के दायरे में आते हैं, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है। 4 क्षेत्र लाइसेंस के दायरे में आते हैं। सबसे पहले लिखिए तंबाकू, तंबाकू पर्टिकुलरली इसको हाईलाइट किया गया क्योंकि तंबाकू का इस्तेमाल क्या है, ज्यादा होता है भारत के अंदर।
ठीक है ना, आप जानते हो बीड़ी पीता मिल ही जाएगा आपको कोई ना कोई। तंबाकू। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस, व रक्षा उत्पाद। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, एरोस्पेस आ गया, रक्षा उत्पाद आ गया, डिफेंस से संबंधित जो भी है। मतलब रिवॉल्वर घर पे नहीं बना सकते, ऐसे समझिए इसको, कि वो कट्टा चलता है ना एक, वो नहीं बना सकते। आपको नहीं, मैं बना लूँगा कोई बात नहीं, मुझे खरीदने की जरूरत नहीं है, ये नहीं। बम वगैरह नहीं बना सकते, बारूद की कोई चीज़ नहीं बना सकते आप, ये है। ठीक है, आइए तीसरा लिखिए। तीसरा है इसके अंदर औद्योगिक विस्फोटक। औद्योगिक विस्फोटक, वो जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। औद्योगिक विस्फोटक और खतरनाक रसायन, जो डेंजरस केमिकल होते हैं वो। अब इस केमिकल के अंदर मेडिसिन भी आ जाती है, ध्यान रखना, ठीक है ना, मेडिसिन, मेडिकल भी आ जाता है इसके अंदर। आपकी पूरी जिम्मेदारी होगी यदि आप कोई दवाई बनाते हो तो, समझे ना। यदि उस दवाई आपने बनाई और उससे नुकसान हो गया तो जिम्मेदारी आपकी होगी, समझे ना बात को, आप उसके दायरे में आओगे। अब कोविशील्ड के बारे में मत सोचना, वो बहुत बड़ी चीज है, ठीक। ये उदारीकरण हो गया, ठीक है ना। लाइसेंस राज, मतलब आपको का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, आप काम करो, थोड़ी सी सहूलियत दी गई, ऐसे समझिए आप सारे, ठीक। अब आइए, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन। सही मायने में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हो निजीकरण। इसको ध्यान से समझना, बहुत सारी चीजें आती है इसके अंदर। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। आइए लिखिए, वर्तमान में दो क्षेत्र सरकारी निवेश के लिए रिजर्व्ड है। मतलब उनका आप निजीकरण नहीं कर सकते, केवल दो क्षेत्र है, ठीक। और दोनों लगभग एक फील्ड से ही है, जैसे परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी। इस मामले में प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जा सकता, ठीक है, परमाणु ऊर्जा। दूसरा जो है परमाणु ऊर्जा खनिज, एटॉमिक एनर्जी मिनरल, एटॉमिक एनर्जी मिनरल, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी से संबंधित कोई भी मिनरल है, जैसे यूरेनियम, ठीक है ना, उसके संबंध में कोई खुदाई करनी है, रिसर्च करना है, कुछ भी, वो प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जा सकता उसका, वो सरकार ही करेगी, ठीक। अब उसमें क्या हुआ, जब 2014 में ये नरेंद्र मोदी सरकार आई, इससे पहले 3 थे, इन्होंने एक क्षेत्र को क्या कर दिया, इस दायरे से बाहर निकाल दिया, और वो क्षेत्र था आपका रेलवे। पहले रेलवे में निजीकरण नहीं कर सकते थे, वो सरकारी होता था। इस कारण से आप देखिए रेलवे की पोस्ट बहुत निकलती थी, पहले वैकेंसीज बहुत निकलती थी। अब रेलवे का क्या कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। धीरे धीरे कर रहे हैं उसका, धीरे धीरे, एकदम से तो कर नहीं सकते क्योंकि जन समुदाय नाराज हो सकता है, धीरे धीरे उसका कर दिया। तो आप देखोगे 2014 के बाद में जो सरकारी नौकरियां थी, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, वैसे मत समझना कोई चीज, समझ रहे हो तो समझ लेना। तो
उससे क्या हुआ, सरकारी नौकरियों का जो सीटें थी वो कम होगी। क्या हुआ कि नहीं हुआ? ये प्राइवेटाइजेशन का नतीजा होता है, सरकारी नौकरियां कम हो जाएगी। ये 2014 के बाद हुआ था, इसको किया गया। तो एक नोट डाल के लिख दीजिए, इससे पहले रेलवे सहित 3 थे। आपको ये ध्यान रखना है। अब रेलवे इस दायरे में नहीं आता है, सरकार चाहे तो उसको कर सकती है, उसका निजीकरण कर सकती है। कोई भी चीज है, हो सकता है लोको पायलट आने वाले समय में प्राइवेट तरीके से भर्ती किए जाए, कंपनियों को सौंप दिया जाए, हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर लोको पायलट की वैकेंसी थोड़ी निकलेगी। ये प्राइवेटाइजेशन होता है, समझे मेरी बात? क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, सबसे ज्यादा सरकारी जॉब जो है वो इसी क्षेत्र के अंदर है। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब इस सेक्टर के अंदर आती है, सबसे ज्यादा, ठीक है ना? तो सरकारी नौकरियों के संबंध में यदि अपने बात करें तो रेलवे टॉप पर था, अब नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है? और यदि इसके निजीकरण को और ज्यादा आगे कर दिया तो फिर नहीं होगा, फिर नहीं होगा ये चीजें। अब जो भी पुल बन रहे हैं, आप कभी नोट करना, जो भी पुल बन रहे हैं या जो भी सुरंग बन रही है, आप देखिए उसमें निजी कंपनियां शामिल है। अब यदि उसमें गवर्नमेंट का होता तो फिर गवर्नमेंट के लोग होते, उसके अंदर नियुक्तियां देनी पड़ती उनको सबको। ये चीजें हैं सारी, शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है? अब होता क्या है, ठीक है ना? आप इसको गलत वे में मत लेना, ठीक है ना? देखिए, निजीकरण अच्छी चीज होती है, इसको थोड़ा रॉन्ग वे में मत लेना, मेरी बात को समझने का प्रयास करना। देखो, एक सेक्टर होता है सरकारी और एक होता है निजी, प्राइवेटाइजेशन। जो 100% एफिशिएंसी देता है अपनी, वो निजी देता है। ध्यान रखना, इसमें गड़बड़ी मत कर देना बिल्कुल भी। सरकारी क्षेत्र में ये एफिशिएंसी नहीं मिलती है, ध्यान रखना। आप इसकी तुलना सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना? बिल्कुल की जा सकती है। अब आप देखिए, आईएएस है, आरएएस है या अन्य कंपटीशन है, इसकी तैयारी हम लोग भी करवाते हैं या हमारे अलावा और भी करवाते हैं। एक तो वो करवाते हैं, एक कई बार राजस्थान यूनिवर्सिटी में, मैं मेरे टाइम की बात कर रहा हूँ, अब होता है नहीं होता मुझे नहीं पता, राजस्थान यूनिवर्सिटी में करवाई जाती थी, सरकार के द्वारा करवाई जाती थी, सरकार करवाती थी, ठीक है ना? जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं ना, उनको करवाई जाती थी। मैं भी गया हुआ हूँ उधर, जब मैं तैयारी करता था, वो क्लास ली हुई है मैंने, लेकिन मुझे कोई वो लगा नहीं वहाँ पर। बच्चे बात कर रहे हैं, कोई टीचर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ठीक है, कोई मतलब वो बात नहीं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, ये चल रहा था। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि टीचर ऐसे करते हैं, ये इसका प्रभाव तो होता है, ध्यान रखना। आप किसी भी रूप में देख सकते हो। निजीकरण जो है ये वैसे अच्छी चीज होती है यदि आपको काम को बहुत सही तरीके से करना है। आप एक तो चले जाइए इधर अपने, क्या नाम है इसका, बस स्टैंड को क्या बोलते हो आप, सिंधी कैंप। एक तो सिंधी कैंप चले जाओ आप, एक आप जाइए अमृतसर का बस स्टैंड है, रात दिन का फर्क मिलेगा आपको, रात दिन का फर्क मिलेगा। अमृतसर का बस स्टैंड आप जाओगे तो आप कहोगे मैं यहीं बैठा रहूं, और यहाँ सिंधी कैंप जाओगे तो आपको लगेगा मैं यहाँ से कब निकलूं। तो सिंधी कैंप सरकारी क्षेत्र के दायरे में है, और जो अमृतसर वाला है वो क्या है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आता है। उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया सरकार ने, तो वहाँ पर वो बढ़िया संभालते हैं लोग वहाँ पे, ये चीज़ें हैं। वहाँ पे आप देखोगे सफाई वाले लगे हुए हैं, एक भी गंदगी आपको मिलेगी नहीं, बाथरूम वगैरह सब क्लीन, रहने के लिए जगह वगैरह, ऊपर ही होटल बने हुए हैं, सब बड़े शानदार। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मैं ग्रेजुएशन करता था, अब तो पता नहीं क्या कर दिया होगा उसका। ये चीज़ें हैं, तो अच्छी चीज़ होती है। लेकिन इंडिया की यदि अपने बात करें तो ये थोड़ा गलत होता है। इसका कारण है, इसका कारण ये है कि भारत में असमानताएं बहुत ज़्यादा है। यदि हमने निजीकरण कर दिया तो जो एक वर्ग ऐसा है जो कभी ऊपर नहीं उठा, वो वहीं का वहीं रह जाएगा, वो आगे नहीं आ सकता, कभी आगे नहीं आ सकता। आप कहीं भी देख लीजिए, आज आप लोग हो, सभी हो, गांव के हो, कोई सवाई माधोपुर का है, कोई गंगापुर सिटी का है, कोई सीकर, कोई झुंझुनू, कोई करौली के, कोई दौसा के, कहीं तरह तरह से आए हो। आज मैं आपको ये कहता हूं कि आप रिलायंस में जाओ और जॉब लेकर आओ, आप नहीं ले सकते।
आप नहीं ले सकते, मान के चलना। मैं वैसे नहीं कह रहा, वैसे मत समझना कि क्यों नहीं ले सकते, ऐसे नहीं। आप ऐसे करना, एक बार जाके देखना, आपसे बात भी नहीं करेंगे, बात भी नहीं करेंगे। हालांकि यदि आप रिलायंस वगैरह में जॉब लग गए तो आपको वो पेमेंट मिलेगी जो सरकारी वाला कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा जो कोचिंग सेक्टर है, इस कोचिंग सेक्टर के अंदर जो अच्छे टीचर है, ठीक है ना, जो अच्छे अच्छे टीचर की बात कर रहा हूँ, चलते फिरते की बात नहीं कर रहा, जो 15 साल से पढ़ा रहे हैं, वो जब पढ़ाते हैं दूसरे संस्थानों में, 1 घंटे के मान के चलना 2000 से लेकर 3000 रुपये तक चार्ज करते हैं। इतना चार्ज होता है उनका, 2 से 3 के बीच में। आप सोचिए, यदि दिन में 5 क्लास भी हो गई तो मिनिमम 2000 मान के चले, 10,000 तो एक दिन के ले गए, एक दिन के ले गए, और 7 दिन ले गए तो आप सोच लीजिए 70,000। तो फर्स्ट ग्रेड की जॉब तो हो गई उस महीने की, 7 दिन के अंदर। मेरे समझाने का बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, वैसे नहीं, समझे ना, ये होता है। मतलब जो एक गवर्नमेंट जॉब का अपने पूरे जीवन में कमाएगा ना, प्राइवेट जॉब वाला 10 साल में कमा देगा, उसकी हो गई जॉब, बराबर है। ये इसकी लिमिटेशंस है, मैं लिमिटेशंस बता रहा हूं आपको, ठीक है, और दक्षता ज्यादा होगी। लेकिन बाहर जैसे देश में इसलिए नहीं है क्योंकि असमानताएं ज्यादा है। आज यदि आप जैसे रेलवे का निजीकरण कर दिया तो जो, मेरे को वैसे बुरा मत मानना, SC ST OBC है, ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। OBC भी इसके अंदर है, OBC भी इसके अंदर है, ध्यान रखना, वो इसी दायरे के अंदर आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस बोलते हैं उसको, वो इसी के दायरे के अंदर आता है। वो होता ये है कि हम लोग उनको जानते नहीं है, समझते नहीं है, क्योंकि जैसे कोई भी होता है ना, ना जी मैं तो कुछ नहीं, मैं तो ऐसे नहीं, क्योंकि हम दूसरों के सुख से ज़्यादा उनके, आप ये सोच लीजिए कि अपने दूसरों के सुख को देखकर ज़्यादा दुखी हैं अपने, ये समस्या है। ये 3 ही चीज़ है, इन पर प्रभाव पड़ेगा, हो ही नहीं सकता ना पड़े, क्योंकि जो मिडिल क्लास है वो इन तीनों के अंदर ही है। मैंने कहा ना कि हम स्वीकार करें ना करें वो एक अलग बात होती है, मिडिल क्लास इसके अंदर आता है, हमें स्वीकार करना पड़ता है इस चीज़ को। ये चीज़ें हैं शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब सरकार ये कहती है, अब देखो जो मैंने अभी आपको बात बताई है उसका मैं प्रूफ दे रहा हूँ। सरकार कहती है कि हम ऐसा काम करें, हम ऐसा काम करें कि हमारी जो कंपनियां हैं वो बढ़िया तरीके से काम करें। वे सरकार भी सोचती है ना कि यार हम ऐसा क्या करें कि आप प्राइवेट की तरह काम करो, तो ऑब्वियसली बात है उनको कुछ राइट्स देने पड़ेंगे। तो कंपनियों को क्या राइट्स दिए गए, फिनेंशियल ऑटोनोमस, वित्तीय स्वायत्तता दी गई, भाई आपको हम ये राइट्स देते हैं, ठीक है। उन्हीं राइट्स के आधार पर 3 सिस्टम हमारे सामने आए। एक आया मिनी रतन, दूसरा नवरतन, और 2009 के बाद में एक नया सिस्टम आया महारतन। उनके बारे में हमें पढ़ना। अब कौन करता है, कैसे करता है, उसकी बात करते हैं। नई लाइन से लिखिए, नई लाइन से लिखिए, संबंधित कंपनी CPSE, CPSE सेंटर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, हिंदी में बोलते हैं इसको, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम। इसमें लिखो, एक लाइन लिखो, लिखिए
इन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, सीधा लिखो, इन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। किया जाता है। अब इसके नीचे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना, यहां पर ऐसे करके इन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। कैसे करते हैं? फिनेंशियल ऑटोनोमस, फिनेंशियल ऑटोनोमस, वित्तीय स्वायत्तता, वित्तीय स्वायत्तता। ठीक है, इसका कारण क्या है? ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हो इसका पर्पज क्या है, इससे क्या होगा। ठीक है, हम चाहते क्या है वित्तीय स्वायत्तता देके? लिखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, मतलब सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां निजी क्षेत्र की तरह काम करें। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां निजी क्षेत्र की तरह काम करें। निजी क्षेत्र की तरह काम करें, पब्लिक सेक्टर की तरह, मतलब प्राइवेट सेक्टर की तरह काम करें। इसका मतलब ये तो आपको क्लियर हो गई चीजें कि दोनों में से बढ़िया तो निजी क्षेत्र ही होता है। तभी तो सरकार कह रही है कि यार हम क्या करें कि हमारी कंपनियां भी निजी क्षेत्र की तरह काम करें, प्राइवेट सेक्टर की तरह काम करें। तो प्राइवेट सेक्टर में काम तो बढ़िया ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना, लेकिन मैंने आपको बताया कि भारत में ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। इसका कारण है कि भारत में स्किल डेवलपमेंट नहीं है, असमानताएं बहुत है। गांवों में जैसे मैं हमारी बात करूं तो 5वीं तक, तो 5वीं क्लास में आके तो हमने ABCD सीखी थी। आपके गांव में भी ये स्थिति होगी, टीचर ही नहीं होंगे। तो जब आपने 5वीं क्लास में ABCD सीखी तो 10वीं 12वीं में आने के बाद आपका इंग्लिश के प्रति प्रेम कैसा होगा ये आप समझ जाओगे। समझे ना। और ये जो कंपनियां हैं, चाहे वो फॉरेन की कंपनी है चाहे भारत की कंपनी है, इसमें मुख्य भाषा कौन सी है? इंग्लिश है। समझे ना। आप कहीं भी देख लीजिए, क्या आपको नहीं लगता कि इंग्लिश की डिमांड पहले होती है? भी आपकी लैंग्वेज कौन सी है? नहीं, हम इंग्लिश के बगैर तो काम चलेगा ही नहीं। कहीं भी चले जाके देख लीजिए। आप ऐसे कहते हैं ना मैं तो हिंदी बोल सकता हूँ, हिंदी प्रेमी हो, तो आप कहेंगे जी वो उधर गेट है, थोड़ा सा ध्यान रखो, तो वो ऐसे करके खुल जाता है। हम चाहे कितना ही कर ले, ठीक है ना, हमें ऐसा लगता है, आपको लोगों को लगता होगा, जैसे कई नेता लोग हैं ऐसे बोलते हैं ना, हिंदी को प्राथमिकता देंगे, ये देंगे वो देंगे। आप कभी गौर करना, उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। ये आपको ये देखो, कहना अलग होता है, करना अलग होता है। सिंपल सी बात है। अभी ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री बने हैं, मैं बताऊंगा आपको, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री वहां के मंदिरों में जाके पूजा अर्चना कर रहा है, टीका टूका लगा रहा है, सारा लिखा है अखबार में, आपने पढ़ा होगा। बढ़िया टीके लगा रहा है, 3 टीके लगा रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, सब कर रहा है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। क्या जरूरत है उसको? क्या जरूरत है उसको? वो कौन से भगवान को मानता है? वैसे ही नहीं मानता वो तो, लेकिन वो जा रहा है। क्यों? वहां जो भारतीय रह रहे हैं उनके वोट लेने, वोट लेना। उसको कोई मतलब नहीं है इस मंदिर से क्या है कैसे, कोई अर्थ नहीं है उसको प्रधानमंत्री बनना है। लेकिन हमें लगता है कि नहीं यार, यस यस ये है हमारा नेता, हमें लगता है। इसीलिए तो हम आम आदमी है। आम आदमी क्यों है? इसी कारण से, क्योंकि हमें लगता है, उसको तो पता है मैं क्यों कर रहा हूं, उसको तो जानकारी है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मंदिरों में जाके पूजा अर्चना कर रहा है, इसका अर्थ क्या निकालते हो आप? पढ़ा लिखा आदमी क्या निकालेगा? यदि उसके अभी भी समझ में नहीं आया कि ये हमारे सामने नौटंकी कर रहा है, तो वो कुछ भी नहीं समझ में आया, उसके जीवन में कुछ भी समझ में नहीं आया। ये फिर उसके दिमाग में है ही नहीं कुछ, उसको कोई धक्के से घुसाया गया है। उसके कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस है, लेकिन वो जीत गया।
जीत गया। आपको क्या अब जाके दिखाए मंदिर, एक दिन भी ना जाए, एक दिन भी नहीं जाएगा। उसको पता है मेरा काम मुझे निकालना है, वो निकाल लिया उसने। यही तो आम आदमी होता है। तभी तो हमारे जैसे प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, क्योंकि अपने को वो काम आता नहीं, आता नहीं, हम कर नहीं सकते, हम कर नहीं सकते। यहाँ जो भी आते हैं कि नहीं नहीं यार, ये पॉइंट मत छोड़ो यार, ये टॉपिक नहीं छोड़ सकते यार, कोई बात नहीं, एक दिन और सही, बाई चांस क्वेश्चन आ गया तो यार। नहीं यार, बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनके लिए कुछ भी नहीं है, उनके लिए कोई मायने नहीं रखती ये चीज़ें, कोई मायने नहीं रखती उनके लिए ये चीज़ें होती है। तो सार्वजनिक क्षेत्र, अब इसको 3 भागों में बांटा उसने। आइए ऐसे बांट दीजिए इसको, मिनी रत्न, मिनी रत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। आइए सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। इसका प्रारंभ हुआ था 1997 के अंदर, लिखते जाइए 1997 में। ये जो टोटल है अभी मैं आपको लिखाऊंगा, दो कैटेगरी है इसकी, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड। कैटेगरी फर्स्ट चलें। आइए अब आप देखिए, आपको जो देखना है इसके अंदर, जो चीजें इसकी थीम है, आधार है, वो है खर्च करने का अधिकार। खर्च करना, कितना खर्च कर सकती है ये कंपनी, ये है 500 करोड़। और कैटेगरी सेकंड के लिए है 300 करोड़, 300 करोड़। पहले तो इसको समझिए, मतलब जो इस कैटेगरी के अंदर कंपनियां आती है वो 500 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है बिना किसी की इजाजत के। जो हेड है ना, उसको ये राइट्स है कि वो 500 करोड़ खर्च कर सकता है। हिसाब देना होता है, ऐसी बात नहीं है, मतलब उसके लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, समझे ना, अनुमति लेने की जरूरत नहीं है उसके लिए, उसको समझे ना बात को। भाई मैं पूछूं, मुझे आगे बात करनी पड़ेगी, सरकार को जवाब देना पड़ेगा, ये है वो करने की जरूरत नहीं है। उसको लगता है कि ये काम करना है और 500 करोड़ का ये काम है तो वो कर देगा, हाँ जी कर दो फाइनल, उसके साइन से काम हो जाएगा। समझे ना बात को, राइट्स दिए गए, खर्च करने का अधिकार दिया गया, इसमें 300 करोड़ तक खर्च कर सकता है। अब आप देखिए, ये जो कंपनी है श्रेणी फर्स्ट, इसमें एक कंपनी थी, ठीक है, उस कंपनी को अप्रैल 2024 के अंदर नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझना, इस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। मिनी रत्न पे आज तक क्वेश्चन नहीं आया। यदि क्वेश्चन आएगा भी तो आपको इस दायरे के अंदर आएगा कि श्रेणी फर्स्ट को खर्च कितना अधिकार क्या है, उसके व्यय का भार कितना ले सकती है वो, 500 करोड़। श्रेणी सेकंड में 300, इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अब यदि कोई नई बात हमारे सामने आई है तो हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि टोटल कितनी है, हो सकता है, उसमें भी हो सकता है, क्योंकि मुद्दे इन दोनों पे ही चलते हैं। आज तक जितना मैंने पढ़ा है, 15-20 साल हो गए जो भी मैंने अपनी स्टडी की या मैंने कोचिंग करवाई, उसमें मैंने ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देखे। मिनी रत्न पे, इन पे आते हैं,
इन पे आते हैं, इन पर आपको ध्यान रखना है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस पे एक नॉर्मल आप ध्यान रखें। अब देखो चेंजेस हुए हैं तो फिर ये पूछ सकता है कितनी है। देखिए पहले यहां पर 60 थी, 60, अब यहां पर 59 है। क्यों? क्योंकि यहां की जो एक मिनी रतन कंपनी थी जो कि श्रेणी फर्स्ट में थी, उसको अप्रैल 2024 के अंदर किस में शामिल कर दिया गया? नवरत्न में, ठीक है। ये 15 है। अब इन दोनों का टोटल आप घर पे जाके करते रहना, जो भी आपका बैठे, जो भी है, कितने हो जाएंगे मेरे हिसाब से 74, ये यहां तक पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि अब 59 कंपनियों के नाम लिखाऊं क्या, समझ रहे हो ना मेरी बात को। लेकिन पीडीएफ में मिलते हैं ये कई नरमुंड है ना जो बैठे रहते हैं, जो पीडीएफ, उनको ये मजा आता है उसको ये पढ़ने के अंदर, मिलते हैं ना ये चीजें सारी। ये है, ऐसा नहीं करना, बस इतना सही और कुछ नहीं, समझे मेरी बात को। अब आप देखिए ये जो नवरत्न और जो महारत्न है, ये कितना खर्च करने का अधिकार रखती है, इसमें लिखिए खर्च करने का अधिकार। मेन पॉइंट इसका ये होता है, ध्यान रखना, कितना खर्च कर सकती है, खर्च करने का अधिकार। नवरत्न ये 1000 करोड़ तक खर्च कर सकती है। क्या मतलब निकला इसका? मतलब यदि ये कंपनी 1000 करोड़ रुपए तक का कोई खर्चा करती है तो उसको आगे जवाब देने की जरूरत नहीं है। जवाब देने का मतलब ये नहीं है कि जांच नहीं होगी, जांच हो सकती है। ऐसे तो कि मेरी मर्जी मैंने लगा दिया, तू कौन होता है मुझे पूछने वाला, ये नहीं। मतलब आपको अनुमति है भाई। जैसे मान लीजिए मैं कोचिंग सेक्टर चलाता हूं, तो मैं जो एम्प्लॉय है उनको मैं पैसे देता हूं, मैं देता हूं कि ले भाई इतने खर्च कर लेना, ठीक है। अब उसको दे दिए मैंने पैसे, 5000 2000 दे दिए, अब दे दिए, अब मुझे नहीं पता वो कहाँ खर्च कर रहा है, उसको राइट्स है, उसको लगता है कि समोसे लाने ले आएगा वो, समझे ना। मुझे तो हिसाब दे दे भाई, ये लगा सर, ये दे दे, आपने इतने दिए थे, ये थे इतने, ये लग गया, ये है, समझे ना बात को। अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उसको पहले ही कह दिया कि आप ऑफिस के खर्चे के लिए इसका इस्तेमाल करो। समझ में आई बात सारी? वैसे होता है ये, ठीक है ना। इसका जो है ये है 5000 करोड़, ये 5000 करोड़ है, 5000 करोड़ है ये। चलें, आइए एक चीज और ध्यान रखना, इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी 2009 के अंदर, और ये दोनों है इसका जो प्रारंभ हुआ था दोनों का साथ साथ ही हुआ था। ये मिनी रत्न और नवरत्न दोनों का 1997 में। हालांकि ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे जाने के चांस नहीं है, ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा, गड़बड़ी मत करना और सचेत हो जाना यहां पर बिल्कुल भी। यहां से क्वेश्चन उठेगा, यहां से क्वेश्चन। याद कीजिए मैंने आपको 2 व्यक्तित्व के बारे में बताया था, मोहम्मद यूनिस बताया था ना, एक नरगिस मोहम्मदी, उसके बारे में मैंने बताया था आपको। वो मेरा लेक्चर देख लीजिए, जिसने वो लेक्चर सुना है। मैंने कहा था आपके दिमाग में ये रहता है कि सर आजकल तो पुराना पूछने लग गए, सर इस बार तो क्वेश्चन आया, उसने ये पूछ लिया कि ये बता 2018 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। मैंने यही लैंग्वेज इस्तेमाल की है। ऐसे मुंह चक के नहीं पूछता है, उसके पीछे कोई कारण होता है। जैसे 29 जून 2024 को एसएससी सीपीओ का पेपर हुआ, उससे पहले मैंने बता दिया था वो, उसमें ये क्वेश्चन आया कि मोहम्मद यूनिस को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। अब जिसके समझ नहीं आई वो तो क्या सोचेगा, अरे यार 2006 का ही पूछ लिया यार। सर जीके में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ये उसकी कैटेगरी है, ये उसकी कैटेगरी है। अब वो जीके से प्रेम नहीं करेगा, और नहीं साहब इसमें तो कितना ही पढ़ लो नंबर तो आते नहीं है। ये धारणा रहती है। क्यों? ना तो खुद की सुनी, ना टीचर की सुनी, ना किसी और की सुनी, खुद की सुनी। समझे ना बात को? ये तो थोड़ा ध्यान रखा करो। अब आप हमेशा ये ध्यान दिया करो
किसी भी टीचर के, चाहे मैथ के हो, चाहे रीजनिंग के हो, चाहे इंग्लिश के हो, किसी के भी, वो आपको जब ये बताते हैं, और हर टीचर बताता है कि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनेगा, इसमें से ज़्यादा बनेगा। जैसे मैंने इसको थोड़ा साइड में रखा, आप भी साइड में रखिए इसको, एक लिमिट में, इसको उतनी, इसकी औकात उतनी है, कहते हाँ ठीक है हो गया, अभी आप साइड में रखिए एक बार। ये है, मैंने कह दिया अभी स्थापना इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, तो आप नॉर्मल ध्यान में रखिए। अब जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां जो क्वेश्चन आते हैं, ये खर्च करने के अधिकार पर, ये होता है क्वेश्चन, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा कितनी है, वर्तमान में कितनी है, ठीक है ना, नवरत्न। तो वर्तमान में यदि नवरत्न की बात करोगे तो ये टोटल आज की डेट तक 17 है, आज की डेट तक। मैं चाहूंगा कि यहां पर आप लिख दीजिए जुलाई 2024 की अंतिम स्थिति। अब हो सकता है कल को कोई और शामिल कर ले, वो कर ले, वो बाद की बात है, फिर वापस आपको अपने नोट्स बदलने पड़ेंगे। लेकिन नोट्स बदलने के लिए सिर्फ आपको ये चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगा। इधर से उधर जो भी हुआ तो आपको संख्या ही बदलनी होती है, एक नाम लिखना होता है। ये जो टोटल है ये है 13, आगे लिख देना, जुलाई 2024 की अंत। ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन ये है इसके अंदर। अब दूसरे टाइप का मैं लेकर आऊंगा, चलें, आइए देखिए, ये टोटल 17 है, ठीक है। यदि मैं 17 के नाम लिखाने लगा तो दिक्कत आ जाएगी, 13 के नाम लिखाने लगा तो वक्त गुजर जाएगा सारा, ठीक है ना। तो ये 17 के नाम मैं आपको टेलीग्राम पे भेजूंगा, अपना जो टेलीग्राम चले ना, राकेश मेहरा जी की क्लासेज, वहां आप लिख लेना, ठीक है। कारण एक बार नजर मारोगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत कम, बहुत कम, ठीक है। उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत में बता दूंगा वो क्या करता है, एग्जामिनर की सोच क्या होती है। लेकिन मैं इसमें रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूं कि आप नाम एक बार पढ़ लें। इसमें क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सी नवरत्न कंपनी है। विश्वास कीजिए ये क्वेश्चन जब भी आता है उसके अंदर जो लेटेस्ट जिसको दर्जा मिला होता है, ठीक है ना, जैसे अब 17वीं कंपनी है या ज़्यादा 16वीं है या 15वीं है, जो लेटेस्ट 1-2 साल के अंदर जो जुड़ी है उनका ही नाम आता है, उनका ही नाम आएगा, पुराना नाम नहीं आता, ठीक है। फिर कोई दुश्मनी निकालनी हो तो उसका फिर देखो बेटा कुछ नहीं कह सकते, जनरली आज तक ऐसा होता नहीं है। तो महारत्न और ये है, ये नाम आपको सारे लिखने हैं, लेकिन जो लेटेस्ट है उनका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप जैसे 1, 2, 3, ठीक है ना, नवरत्न के नीचे 4, 5 ऐसे करते करते आप आ जाइए 15 नंबर पर आ जाइए। मैं सिर्फ आपको ये कहूंगा कि ये 3 कंपनियां भी यदि आपने याद रख ली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक है ना, इसलिए मैं 17 की 17 आपको लिखवा रहा हूं, लेकिन वो टेलीग्राम में आपको भेजूंगा, आप देख लेना उसको, ठीक है। 15, अब ये 15वीं जो कंपनी है ये है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। और 16वीं है राइट्स लिमिटेड, राइट्स, आप ऐसे सिंपल वे में याद रखो, राइट्स, इसको राइट्स ही बोला जाता है, इसको इरकॉन बोला जाता है, ये है राइट्स लिमिटेड है। अब 17वीं है इरेडा लिमिटेड। इसमें ये जो दोनों है ये अक्टूबर 2023 में शामिल की गई थी, मतलब आप चाहो तो 2023 लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, तब शामिल की गई। तो अक्टूबर 2023 भी आपके करंट का है, ठीक है ना। और ये जो इरेडा है ये शामिल की गई है अप्रैल 2024 के अंदर,
अप्रैल 2024 के अंदर। इरेडा लिमिटेड, इरेडा। ठीक है, ध्यान रखना। और मैं विशेष रूप से आपको यहां पर सचेत करना चाहूंगा, जितना मैं एग्जामिनर के दिमाग को समझता हूं, चाहे कम समझता हूं, लेकिन आप यहां गौर करें। एक होता है इरडा, एक इरडा होता है, ठीक है, ये इंश्योरेंस वाली है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, समझना, डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। कहीं दूसरा ऑप्शन दे दिया इरडाई, ये भी चर्चा में रहा था, अभी मैंने बताया था आपको, इरडाई भी चर्चा में रहा था। याद कीजिए किस मामले में मैंने आपको बताया था, इंश्योरेंस के संबंध में, बीमा, स्वास्थ्य बीमा के संबंध में मैंने आपको बताया था। याद कीजिए 100 वर्ष का व्यक्ति भी, उसका भी बीमा होगा। अभी याद नहीं है करते तो वो आपकी मर्जी है। मैंने तो अच्छा भला लिख के भेजा था आपको, बढ़िया तरीके से नोट्स के अंदर आपके होना चाहिए। और मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्वास्थ्य बीमा में जो चेंजेस हुए हैं। आपसे पूछ लेगा स्वास्थ्य बीमा में चेंजेस करने का या सुधार करने का या परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होता है, वो नाम दे देगा, एक दे देगा इरडाई, एक दे देगा इरेडा, दोनों में फंसा लेगा आपको। आपको खुद ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, अब ये पता नहीं कहाँ पढ़ा था। ये सजगता रखनी होती है स्टूडेंट को। आता तो यहीं से ही है, यही चीजें होती है पढ़ने वाली। हम भी यही पढ़ाते हैं, अन्य टीचर भी यही पढ़ाते हैं। सतर्कता आपको रखनी पड़ती है और कुछ नहीं है। तो इरडा नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं चाहूंगा यहां पर आप एक छोटा सा नोट डाल लिख दो। इसको ऐसे लिखा जाता है इरडाई, बोलते तो इरडा है लेकिन इरडाई होता है आगे। ये लिखिए, इरडाई एक बीमा कंपनी है, या ऐसे लिखो इरडाई का संबंध बीमा से है, यह नवरत्न नहीं है। ये और लिखना आगे, पता लगा बाद में इसको सही करने लग जाओ। इरडाई एक बीमा कंपनी है, या इरडा का संबंध बीमा से है, यह नवरत्न नहीं है। अंडरलाइन और करें, यही होगी, गलती होगी तो आपकी, ठीक है, होगी बात सारी, समझ गए। ये इरेडा है, इरेडा, इरेडा लिमिटेड, अप्रैल 2024 में। ये पहले क्या थी, मिनी रत्न थी। कौन सी श्रेणी में शामिल थी बताइए, फर्स्ट में, फर्स्ट कैटेगरी में शामिल थी। ये इतना वैसे जानने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए इधर, महारत्न, ठीक है। तो इसमें जो है आप लास्ट वाले 3 लिख दो, लास्ट वाले 3 लिख दो। वो नंबरिंग आप देख लेना, मतलब 10 लाइनें वैसे कर दो जैसे करते हैं ना भाई, 1 2 3 4 5 10, और 11वीं पे आ जाओ, 11वीं पे आ जाइए। ये भी बहुत चर्चा में रही थी, जो मैं नाम लिखाने जा रहा हूं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेल, ये मैंने जब देखे हैं कौन सी नवरत्न कंपनी है और कौन सी नहीं है, उसमें ये ऑप्शन जरूर आता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूसरा लिखो, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, 12वीं, ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड। ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड। और ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया, याद कीजिए, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये तेल वगैरह की खोज करती है ना, वो वाली है ये, ऑयल इंडिया लिमिटेड। बस यदि आपको ये 6 अच्छे तरीके से ध्यान है, इसी के आसपास घूमेगा आपका क्राइटेरिया, ठीक है। और आप थोड़ी मोटी रीडिंग मार लेना, जैसे ONGC किसके अंदर है,
ठीक है ना। इस तरीके से जो महत्वपूर्ण होती है उनको आप देख रहे हैं। BSNL वगैरह हो गई, ये किसके अंदर है, MTNL किसके अंदर है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड वगैरह हो गई, ये चीज़ें, गेल किसके अंदर है, ये आप वहाँ पर लिख लेना, लिख लोगे ये चीज़ें, ठीक है ना। इससे अपना समय बच जाएगा। ये तो आज अपनों ने ये सारा आपको बता दिया। ये इसकी एक कैटेगरी थी। नवरत्न हो गई आपकी सारी चीज़ें। अब देखो इसमें क्या है, ये तो हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा महारत्न का है ना मामला, इसको थोड़ा सा रीड कर लीजिए। ऐसे लिखिए, महारत्न के लिए शर्तें। महारत्न के लिए शर्तें। महारत्न के लिए शर्तें 2009 में ही आई थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है, वो तो देखिए है ही 5,000 करोड़ वाला, ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो एक बेस है इसका। लेकिन इसकी जो दूसरी शर्त है, जो महत्वपूर्ण शर्त है, वो ये है कि महारत्न बनने के लिए उसका नवरत्न होना जरूरी है। पहले नवरत्न ही महारत्न बन सकती है, ऐसे समझिए, ठीक है ना। तो इसमें पहला लिख दीजिए, लिखिए, नवरत्न कंपनी का दर्जा पहले से ही प्राप्त है हो। नवरत्न कंपनी का दर्जा पहले से ही प्राप्त हो। दूसरा लिखिए, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर्ड हो। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर्ड हो। तीसरा लिखिए, पिछले 3 वर्षों में, पिछले 3 वर्षों में सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ से अधिक हो। टर्नओवर का मतलब समझते हो? आगे भी जब आपको MSME कराऊंगा तब टर्नओवर शब्द आएगा। टर्नओवर का मतलब पूरा डाटा, लाभ हानि, आया गया, जो भी, ठीक है ना। टर्नओवर 25,000 करोड़ का। ठीक है, एक दुकानदार है, वो दुकानदार यदि अपने सुबह काम में लगा और शाम को वो 1,000 रुपये लेके गया, अब उसमें खर्चा पानी सब आ गया, वो उसका टर्नओवर है। अब 1,000 रुपये कमाई नहीं है उसकी, ध्यान रखें, कमाई नहीं होती है टर्नओवर कभी भी। टर्नओवर ले गया वो दुकानदार, 1,000 रुपये ले गया शाम को, तो एक दिन का उसका टर्नओवर कितना हो गया? 1,000 रुपये हो गया। तो वो कह रहा है 3 वर्षों में 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए लगातार। भाई एक साल 25,000 करोड़ टर्नओवर आ गया, दूसरे साल आ गया, तीसरे साल आ गया, ये शर्त भी पूरी होनी चाहिए। मतलब महंगी कंपनी होनी चाहिए, कहने का अर्थ है। तीसरा लिख दीजिए, लिखिए, पिछले 3 वर्षों में, पिछले 3 वर्षों में कंपनी का शुद्ध लाभ। अब आप देखिए, अब यहां मैं लाभ की बात कर रहा हूं, अब टर्नओवर को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। पिछले 3 वर्षों में कंपनी का शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। ठीक है, 5वां लिखिए, इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच होनी चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच होनी चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच होनी चाहिए।
क्लियर होगी बात सारी। तो ये है जी आपका नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न। आपको ध्यान रखना है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, आईपी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, प्रमुख विशेषताएं। पहली का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे का पीक्यूएल है, तीसरे का एलपीजी है। एलपीजी में उदारीकरण आता है, उदारीकरण में लाइसेंस राज को समाप्त किया गया। आपको जानकारी होनी चाहिए कि वर्तमान में कौन से लाइसेंस के दायरे में है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। निजीकरण के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, हालांकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे विनिवेश आता है, डिसइन्वेस्टमेंट आता है, उसकी बात अपने बाद में करेंगे। और जो उद्देश्य था वो था आपको करंट से जोड़ना, ठीक है ना। अप्रैल 2024 में जो इरेडा इसके अंदर शामिल हुई है नवरत्न के तहत, जिसके तहत नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है, 17, और महारत्न कितनी है, 13, ठीक है ना, आज तक की स्थिति के आधार। चलिए इसके आगे की बात कल करेंगे।